हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जिस तरह से 12th के अंदर कितनी केमिस्ट्री थी? 3। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, उसी तरह से आपके फर्स्ट ईयर में भी 3 केमिस्ट्री होगी। कौन कौन सी होगी? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर आपके 12th में कुछ चैप्टर थे, मतलब कि आपकी केमिस्ट्री की तो एक ही बुक थी। ठीक है, उस एक बुक में आपके कुछ चैप्टर थे। ठीक है, 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक के और 4 ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के। उसी तरह से फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपकी क्या, यानी आपके फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर होंगे। ठीक है, एक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपकी एक केमिस्ट्री बुक होगी और सेकेंड सेमेस्टर में आपकी दूसरी केमिस्ट्री बुक होगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट केमिस्ट्री बुक है, उस केमिस्ट्री के अंदर 2 यूनिट आपकी ऑर्गेनिक की होगी, 2 यूनिट आपके इनऑर्गेनिक की होगी और 2 यूनिट आपके फिजिकल केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, जिस तरह से आपने 12th के अंदर कुछ चैप्टर पढ़े थे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, उसी तरह से आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसी तरह से क्या होगा? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के कुछ चैप्टर दिए हुए, यूनिट दी हुई है। फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करने से पहले आपकी जो सिलेबस में जो टॉपिक है उस स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है। ठीक है, क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से वर्ड से ही आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? ठीक है, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जो डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन उन्हें कहा जाता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, और डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये परमाणु, ये एटम भी प्रेजेंट होंगे। यानी उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। तो ऐसे यौगिक जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, ये यौगिक उपस्थित होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन का कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को ही, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को ही क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को और व्युत्पन्न कौन से होते हैं? ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहा जाता है। ठीक है, अब तो ये तो बात होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न है उनके बारे में पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी इसके अंदर क्या क्या इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये कौन कौन से रिएक्शन बताते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है? ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है।
कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजित बंध, सहसंयोजी, कौन सा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। ये सहसंयोजी बंध क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो नॉर्मली मेनली कितने प्रकार के होते हैं बॉन्ड? आयनिक और सहसंयोजी। सहसंयोजी बंध क्या होता है? आयनिक बंध के अंदर क्या होता है? जैसे NaCl जो होता है, NaCl के अंदर क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। इन दोनों, ये कौन से चार्ज है? एक माइनस है, एक प्लस है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन से ये आपस में जुड़े रहेंगे, यानी कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, इन अट्रैक्शन के कारण ये आपस में अटैच है, इसलिए इस अट्रैक्शन को ही कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब सहसंयोजक बंध की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनते हैं, उन बंध को क्या कहा जाता है? सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। और सहसंयोजी बंध कौन से होते हैं? ऐसे बंध जो क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले जो बंध होते हैं उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध फिर दो प्रकार के होते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। ठीक है, उस तरह से अलग देखें तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। सिंगल बॉन्ड, कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बंध। सिग्मा बॉन्ड को क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल यानी मल्टीपल बॉन्ड हो गए, इन मल्टीपल बॉन्ड को कहा जाता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें सिग्मा बंध कहा जाता है। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल यानी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उन्हें कहा जाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का निर्माण किस तरह से होता है? ऑर्बिटल के अक्षीय अतिव्यापन से। जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया। अब p ऑर्बिटल पे भी 3 प्रकार, s ऑर्बिटल तो एक प्रकार का ही होता है, p ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया ये है px, ठीक है, ये हो जाता है हमारा p, ये होता है py और ये होता है py इस तरह से होता है। ठीक है, py किस तरह से होता है? एक लोब जो है वो दिखने वाले की और प्रेक्षक की और होती है और एक प्रेक्षक से दूर होती है, इस तरह से होता है। तो हम बोर्ड पर यानी 2D में कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। ठीक है, और एक होता है इस तरह से pz, कौन सा हो जाएगा? s ऑर्बिटल, ठीक है, px एंड px, pz और py और py, ये भी py और ये भी py, ठीक है, और ये हो जाएगा pz जो लंबवत होता है pz। ठीक है, अब देखो जब s और s ऑर्बिटल के बीच में क्या होती है? अतिव्यापन होता है। कौन सा? हमेशा s और s ऑर्बिटल में कौन सा अतिव्यापन होगा? अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन होता है? अक्षीय अतिव्यापन। और जब भी अक्षीय अतिव्यापन होता है तो अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है? सिग्मा बंध। अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। ये क्या है? px और px। इसके अंदर भी क्या होगा? अक्षीय px और px के बीच में भी क्या होता है? अक्षीय अतिव्यापन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो क्या फॉर्म होगा? सिग्मा। ठीक है, py और py के बीच में कैसी ओवरलैपिंग होती है? पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। कैसा अतिव्यापन होता है? पार्श्वीय अतिव्यापन होता है। और जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। ठीक है, pz और pz
ये भी pz कक्षक और ये भी pz कक्षक। pz और pz कक्षक के अतिव्यापन से भी क्या बनता है, पाई बॉन्ड। इसका फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी क्या होता है कि जब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कब होता है, अपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब अक्षीय अतिव्यापन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तब किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। ठीक है, सिग्मा बंध के अंदर क्या होगा, एस जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमेशा क्या होगा, अक्षीय अतिव्यापन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग यही होती है और एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। उसी तरह से पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर भी हमेशा अक्षीय अतिव्यापन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से ये भी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हमने देख लिया कि जो एस ऑर्बिटल है और पी एक्स ऑर्बिटल है ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब बात आती है पी वाई और पी जेड। तो पी वाई और पी जेड ऐसे कक्षक हैं जो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर पी वाई कक्षक है और पी जेड कक्षक है तो वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएंगे, एस ऑर्बिटल पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अलावा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं संकरित कक्षक, ठीक है, जो संकरित कक्षक होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये भी हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो एस पी एक्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक हमेशा क्या, कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या अब इसके अंदर क्या होता है, आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध हमने बात कर ली भी कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, इस सहसंयोजित बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, सहसंयोजित बंध के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और इस विस्थापन के कारण ये जो विस्थापित होते हैं, इस अणु के अंदर की जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें कुछ फिजिकल इफेक्ट आ जाते हैं, इस अणु पर कुछ, इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने की वजह से इस अणु में कुछ फिजिकल इफेक्ट पड़ते हैं, इस अणु पर कुछ भौतिक प्रभाव पड़ते हैं। ये भौतिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रभाव होता है स्थायी प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली या तो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, एक हो जाता है स्थायी प्रभाव, एक होता है अस्थायी प्रभाव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजित बंधित परमाणु है, अणु है, ये सहसंयोजित कोवेलेंटली बॉन्डेड जो अणु है, मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये साझे के जो इलेक्ट्रॉन है, ये साझे के इलेक्ट्रॉन इसकी इनर प्रॉपर्टी की वजह से, इनर प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से, या किसी अभिक्रमक को जोड़ने की वजह से, कोई अभिक्रमक हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर बाहर से कोई बाह्य आक्रमणकारी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कोई अभिक्रमक जोड़ दिया, तो उस
आक्रमणकारी अभिक्रमक को जोड़ने की वजह से या किसी इसकी इनर प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। और इस थोड़ा सा या तो कम्प्लीटली डिस्प्लेस होता है या थोड़े से डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रभाव हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस डिस्प्लेस हो जाते हैं, इससे कुछ फिजिकल इफेक्ट होते हैं इस अणु पर, और उस फिजिकल इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो परमानेंट और एक हो जाएगा टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट किससे होते हैं और टेम्परेरी क्या होते हैं? परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब अणु की इनर प्रॉपर्टी की वजह से, अणु में जो परमाणु है, जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम की इनर प्रॉपर्टी की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे स्थायी प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। यानी इससे वो कैसा प्रभाव डालेंगे, स्थायी प्रभाव डालेंगे, ठीक है, अणु पर। अगर उसके अंदर कोई अभिक्रमक ऐड करने की वजह से, यानी कोई भी H2SO4, अगर हमने कोई अभिक्रमक ऐड कर दिया और उस अभिक्रमक को एडिशन की वजह से क्या हो जाए, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, और अभिक्रमक को जैसे ही हम हटा देते हैं वो साझे के इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी प्लेस ले लेते हैं, तो उसे कहा जाता है, उससे इस अणु पर कौन सा इफेक्ट पड़ता है, अस्थायी टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। तो 2 प्रकार के इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, ठीक है। तो सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने से प्रभाव, कुछ फिजिकल भौतिक प्रभाव होते हैं उस अणु के अंदर, और वो भौतिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी उसकी इनर प्रॉपर्टी की वजह से होता है अणु की, ठीक है, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अणु के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिससे फिजिकल इफेक्ट कौन सा होता है, परमानेंट फिजिकल इफेक्ट होगा। और अणु के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अगर कोई अभिक्रमण ऐड करने की वजह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है टेम्परेरी इफेक्ट। अब ये टेम्परेरी इफेक्ट वही कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो कौन सा होगा, स्थायी